सभी को नमस्कार। कल हम लोगों ने बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने एंशिएंट इंडिया से 50 प्रश्न किए थे। आज 50 प्रश्न से आगे का जो सीरीज है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है कि सेंड्रोकोट्टस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। तो सेंड्रोकोट्टस मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेंड्रोकोट्टस के नाम से भी जाना जाता था, जो कि वहाँ पे जो काफ़ी सारे ईरान के सॉरी सिकंदर महान के करीब में जो जितने भी आए थे, बाहरी विदेशी आए थे, वो सब इनका वर्णन सेंड्रोकोट्टस के रूप में किया। तो यही क्वेश्चन पूछा गया कि सेंड्रोकोट्टस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। विलियम जोन्स, आपको ध्यान रखना है। सेंड्रोकोट्टस विलियम जोन्स। और वहीं जस्टिन ने जो है सेंड्रोकोट्टस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान के भेंट का उल्लेख किया। हालांकि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल ये ध्यान रखना सेंड्रोकोट्टस चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो आप लोग ये जानते होंगे ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। देखिए इसमें क्या दिया है, जेम्स प्रिंसेप जो कि क्या था कि अंग्रेज विद्वान था, जो कि अंग्रेज अशोक के लेखों अशोक का लेख जो है किस लिपि में लिखा गया, तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, इसी में अशोक को जो है कई सारे लेखों में देव नाम प्रिय यानी देवों के प्रिय के रूप में भी इसकी पहचान की गई है। तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि जो है अशोक का नाम जो है मस्की, जो कि गुजरात कर्नाटक में है। 1915 मस्की में जो है अशोक का नाम का वर्णन मिलता है। और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने। कालिदास, जो कि इसकी रचना कालिदास ने कुमार में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है। तो ये देखिए कालिदास, पहले तो कुमार संभवम एक महाकाव्य है संस्कृत में, उसके रचनाकार है कालिदास, ये आपको ध्यान रखना है। और यह क्या है, पौराणिक चरित्र के कार्तिकेय के जन्म की कहानी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। ये तो आपको पता ही हो, इंडिका नाम है। ठीक है, इंडिका के जो है के रचनाकार कौन थे, मेगास्थनीज। तो यहाँ कहा गया है जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के समकालीन थे। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखकों में नियार्कस, आने सिक्रिटस, अस्ट्रीबुलस तथा मेगास्थनीज थे। जिसमें क्या है कि मेगास्थनीज विदेशी लेखों में सबसे महत्वपूर्ण था और उसकी पुस्तक इंडिका क्या है, मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है साफ साफ, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सूची एक को सूची दो से मिलाएं। जैसे हम लोगों ने देखा अभी, बृहद संहिता, मूसिक मसा, रास तरंगिणी, विक्रमाम देव चरित्र। तो सबसे पहले इस चारों में से हमें जो श्योर है, जिसमें बिल्कुल ही कोई डाउट नहीं है, उसको पहले ढूंढना है। जैसे रास तरंगिणी, रास तरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हन। तो आप देखिए सी का वन, यानी सी का वन ढूंढिए किसमें किसमें, यानी ए भी है, सी भी है और डी भी है। तो पहले बी को हम लोग काट देंगे, यानी क्या है, ए होगा या सी होगा या डी होगा। उसके बाद हम लोग को ये पता है कि विक्रमादित्य चरित्र, ये जो है इसके रचनाकार थे विलन थे, यहाँ विक्रम से संबंधित था और ये विलन था। मतलब डी का टू है, तो डी का टू कहीं और देखिए, कहीं है नहीं है, यानी इस प्रकार से क्या हो गया, डी आंसर हो गया। उसके बाद और भी देख लेते हैं, एक अपूर्व यानी बृहद संहिता के रचनाकार कौन थे, बारह मिहिर। उसके बाद मुंशिका मसा के रचनाकार कौन थे, अतुला। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ देखिए वर्णन भी किया गया है, बृहद संहिता के लेखक कौन थे, बारह मिहिर। और रास तरंगिणी के लेखक कल्हन, और विक्रमादित्य चरित्र के लेखक विल्हन। तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए जो प्रश्न पूछा गया था 47वीं बीपीएससी में, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम, वही प्रश्न देखिए यहाँ पूछ दिया गया 56वीं 59वीं 2015 में आयोजित किया गया था कि इंडिका के लेखक कौन है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप याद करके जाएं, समझ करके जाएं। इससे क्या होता है, काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो रिपीट हुए हुए क्वेश्चन को गलत करने का संभावना कम हो जाएगा। और साथ ही साथ क्वेश्चन का एक पैटर्न पता चलेगा, किस प्रकार से बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेगास्थनीज की पुस्तक की का नाम क्या था, इंडिका। ठीक है, यही इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, मेगास्थनीज किसका दूत था। अभी हम लोगों ने पढ़ा था सेल्यूकस निकेटर के समय ये जो आया था। ठीक है, और यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में भेजा गया था, यूनानी राजदूत था। तो ये स्पष्ट है कि सेल्यूकस का दूत था। यही 67वीं में पूछा गया, 63वीं में पूछा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, बृहद्रथ। यहाँ ऑप्शन में भी दिया हुआ देख रहे हैं। ये सब क्वेश्चन आपको वनडे वाला याद ही रखना होगा।
और उसके बाद इसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की नींव रखी थी, आप लोग को ध्यान होगा। और चंद्रगुप्त मौर्य जो कि क्या थे, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, इनके द्वारा स्थापित किया गया, जिसका साम्राज्य विस्तार वर्तमान में जो ब्रिटिशर्स आए थे उनसे भी ज़्यादा तक साम्राज्य था। अफगानिस्तान से लेकर ईरान की सीमा तक टच करता था और बांग्लादेश से आगे म्यांमार की सीमा तक भी टच करता था। तो इस प्रकार से देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। और उसी को जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है, और जो है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और चाणक्य के द्वारा, जिसको वैष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है उपनाम, उनको इनमें सहयोग किया गया था सत्ता प्राप्त करने में। तो नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। कल भी हम लोगों ने बात जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन से अगर संबंधित है तो जूनागढ़ अभिलेख आपको गुजरात का ध्यान रखना है। इसे देखिए यहाँ देख पा रहे होंगे, गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, यह विशुद्ध संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो रुद्रदामन से अगर उल्लेख आएगा तो आप लोग को ध्यान रखना है जूनागढ़ से, रुद्रदामन जूनागढ़। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बना है। कैलाशनाथ मंदिर सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है पल्लव वंश द्वारा स्थापित किया गया था, और ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तो कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने बनाया था, पल्लव वंश ने, और किस राज्य में बना है, ये तमिलनाडु में बना है। इस बात को ध्यान रखना है हम लोग को। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसमें वही लेखक को पुस्तक से मिलाना है। जैसे आप लोग देखते हैं कालिदास, जैसे क्या है कौटिल्य, जैसे अभी हम लोगों ने जिक्र किया, कौटिल्य का क्या था, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को उनके साम्राज्य को विस्तार करने में सबसे बड़ा योगदान कौटिल्य का था। इसी के द्वारा अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी गई थी। तो ए का क्या होगा, ए का तो दो होगा, ये तो श्योर है। तो ए का दो, केवल इतने से देखिए आंसर निकल गया, एक का दो, बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। वैसे हम लोग देख देते हैं, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे, पाणिनि। उसके बाद कामंदक के रचनाकार कौन थे, नीतिसार के रचनाकार कौन थे, कामंदक। उसके बाद कुमार संभवम के रचनाकार कौन थे, कालिदास। तो इस प्रकार से हम लोग को और भी अन्य याद रखना है। जैसे नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। दशरथ मौर्य वंश से संबंधित थे, बृहद्रथ, ये तो अभी हम लोगों ने देखा कि यह अंतिम मौर्य सम्राट था। भविष्य के ये भी नहीं था। खारवेल, खारवेल का संबंध किससे था, जैन धर्म के प्रति था। और हम लोग खारवेल के बारे में पढ़ चुके हैं कि इन्होंने जैन धर्म को काफ़ी प्रश्रय दिया था। और यह जो है कलिंग वंश, जो कि अभी उड़ीसा के आसपास का स्थित क्षेत्र था, तो कलिंग के चेदी वंश का एक शासक थे खारवेल। इन्होंने ही जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में जो है के बारे में उल्लेख मिलता है इनका। और हाथी गुम्फा अभिलेख जो है किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, और यह प्राकृत भाषा में है। और खारवेल के द्वारा जो है इसका इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो है इसका जो है, जैसे उस समय 5 ऑप्शन आते थे, तो इसमें इस प्रकार से देखा जाता है। हालांकि ये वाला पेपर मैंने भी दिया था, चेदी वंश मैंने दिया था, क्योंकि चेदी वंशी आप ऊपर देख सकते हैं, चेदी वंशी एक शासक खारवेल। तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था, चेदी वंश से था। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ई ऑप्शन दिया हुआ है। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघ वाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघ वाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास का अध्ययन का स्रोत एकमात्र हाथी गुम्फा अभिलेख है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था हाथी गुम्फा अभिलेख। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसको कहता है, समुद्रगुप्त को कहता है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसको कहता है, समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन जो है प्रयाग प्रशस्ति में किया गया, जिसके लेखक कौन है, हरिसेन है। समुद्रगुप्त की विजयों का लेखक का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति मिलता है, और प्रयाग प्रशस्ति से किसका संबंध है, हरिसेन का। और क्या है कि जिस तरह से वीरता और विजय का इन्होंने पताका लहराया, इस क्रम में ही भारत के नेपोलियन की संज्ञा इसको दी जाती है। किसके द्वारा, विंसेंट स्मिथ के द्वारा। तो इससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। किसके द्वारा कहा गया, विंसेंट स्मिथ के द्वारा किया गया। और जो है समुद्रगुप्त का उल्लेख, जो है समुद्रगुप्त के विजय का उल्लेख किसमें है, प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, हरिसेन। इतना प्रश्न बनता है इससे। गुप्त साम्राज्य से ह्यूनों को पराजित किया, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त से एक प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है
कि हुनों का पहला भारतीय आक्रमण किसके समय हुआ? स्कंद गुप्त के समय। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस प्रकार की भूमि को अपहृत बिना जोती हुई जंगली भूमि? ये तो आपको याद ही रखना है, यूपीएससी में पूछा गया था। अपहृत किसको बोलते थे? बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपहृत कहा जाता था। देखिए, चीनी यात्री संग यून ने भारत की यात्रा कब की थी? तो जैसे ऑप्शन था 515 से 520, 525 से 529, 545 से 552, 592, 599। तो 518 में आया था, इस प्रकार से ऑप्शन ए हो जाएगा। तो संगयून जो एक चीनी यात्री था, ठीक है, और भारत कब आया था? 518 ईस्वी में था, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? वेनसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? चीनी यात्री वेनसांग आया था। और जन वेनसांग काफ़ी सारी जगह पे गया भी था और काफ़ी सारी रचना भी की। तो वेनसांग का कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय भी ये गए थे। और यह क्या है कि भारतवर्ष 629 ईस्वी में निकले थे, भारतवर्ष शायद 31 या 32 में पहुंचे थे। 629 ईस्वी में भारत के लिए प्रस्थान किया था। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है सीयुकी। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा यात्री आया था? वेनसांग। और वेनसांग की रचना क्या नाम है? सीयुकी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, कलहन की पुस्तक का नाम है, ये यूपीएससी में भी हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। रास तरंगिणी के जो है पुस्तक की रचना कलहन कौन किए थे? रास तरंगिणी पुस्तक के रचनाकार कौन है? कलहन है। तो इसमें क्या है, कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रास तरंगिणी के लेखक कौन है, तो कलहन पहली बात ये। दूसरा क्या है कि रास तरंगिणी में किस शासक का या किस क्षेत्र का उल्लेख हुआ है? तो कश्मीर का आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न लोग देखते हैं, उदंतपुर शिक्षा केंद्र बिहार के मतलब किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में हम लोग ध्यान रखेंगे। उदंतपुरी कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। और जो है, और यह पाल वंश के समय में क्या था? एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। हम लोग देखते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी देखते हैं। जैसे 3 प्रमुख विश्वविद्यालय के हम लोग को ध्यान रखना है। एक उदंतपुरी जो कि बिहार में है, जिसको उदनापुर कहा जाता था, ठीक है। इसके इसके स्थापना कौन किए थे? गोपाल किए थे, ठीक है। उसके बाद क्या था? दूसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसका जो कि भागलपुर के कहलगांव के अंतिचक में अवस्थित है। इसका निर्माण कौन करवाए थे? धर्मपाल करवाए थे, जो पाल वंश के सर्वप्रमुख शासक हुए, महान शासक हुए। और यह भी बिहार में ही है। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त द्वारा स्थापित किया गया था, ये भी ध्यान रखना। और एक तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि क्या है कि मौर्य वंश के साम्राज्य में सबसे पहले जो है उत्तर पश्चिमी जो प्रांत जो आते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया में वो पड़ता है। तो ये 3-4 विश्वविद्यालय को हम लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नान्यदेव। ये यूपीएससी का हिट क्वेश्चन था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव। इसकी राजधानी कहाँ थी? सिमरावागढ़ थी, ठीक है। और इसी काल को मिथिला का स्वर्णयुग कहा जाता है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे मिथिला वाला एरिया जो है दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, ठीक है। सीतामढ़ी में भी कुछ हद तक बोला जाता है, समस्तीपुर में भी कुछ हद तक बोला जाता है, सहरसा में भी और सुपौल में भी। ये वाला मिथिला वाला एरिया है, मिथिलांचल भी कहा जाता है। और इस वाले क्षेत्र में जो है, ये जो प्राचीन काल में जो है 1097 से 1098 में जो जिस वंश का उदय हुआ था वह कर्नाट वंश था, जिसके संस्थापक थे नान्यदेव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यही पूछा गया था कि यहाँ पहला इसमें पूछा गया था संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक हम लोग को ध्यान रखना, नान्यदेव थे संस्थापक। और पूछा जा रहा अंतिम शासक कौन थे? तो हरि सिंह, मतलब कर्नाट वंश। कर्नाट वंश अगर दें हम लोग, कर्नाट वंश, तो इसका जो है संस्थापक कौन थे? नान्यदेव। और जो है इसके अंतिम शासक कौन थे? हरि सिंह। तो आपने देखा कि यूपीएससी में जो कि 2016 में 60वीं 62वीं का एग्जाम हुआ था, और 60वीं 62वीं का 2016 में कर्नाट वंश से 2-2 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें एक संस्थापक भी था और एक अंतिम शासक भी। तो इस बात को भी आप लोग को ध्यान रखना है। हिस्ट्री में अगर पढ़ के आप जा रहे हैं तो आपको संस्थापक भी कौन थे और अंतिम शासक कौन थे, इसको भी ध्यान रखना है। क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया था कि जो है वृद्धरथ जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृद्धरथ था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? हम लोग देखते हैं धर्मशास्त्र के काल में, ठीक है। इसी समय 4 वर्णों में क्या है, वर्ण विभाजित हो गया था।
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो इसको हम लोग को ध्यान रखना है कि धर्मशास्त्र के काल में क्या हुआ, अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कश्मीर में हुई थी, जहाँ पे अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अशोक घोष, और यहीं पर जाकर 2 भाग में डिवाइड हो गया था, हीनयान महायान में देखा हमने कि बड़े बड़े आडंबर युक्त बड़े बड़े मूर्तियों की पूजा की जाती है, जबकि हीनयान में क्या है, उनके विचारों का जो है उनके ज्ञान का अनुसरण बौद्ध अनुयायी करते हैं। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। महाकश्यप थे। जैसे 4 बौद्ध संगीति हुई, तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, तो प्रथम की अध्यक्षता कौन किए थे, महाकश्यप किए थे, ठीक है। और दूसरा कौन किए थे, सवाकामी किए थे। और तीसरा कौन किए थे, मुगलीपुत्तिस किए थे। और चौथा कौन किए थे, वसुमित्र और अशोक घोष। तो इस चारों को हम लोग को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। और ये क्या था, कालाशोक के समय हुआ था, अजातशत्रु के समय, प्रथम महाकश्यप के समय। और इसमें कौन थे शासक, अजातशत्रु। द्वितीय कौन थे, कालाशोक, ठीक है। और यह कहाँ, जैसे पहला राजगीर में हुआ था, राजगिरी। दूसरा हुआ था वैशाली में। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में। और चौथा हुआ था कश्मीर में, कश्मीर के कुंडलवन में। तो महाकश्यप प्रथम में अध्यक्षता किए थे, और यह किसके कालखंड में, अजातशत्रु। द्वितीय की अध्यक्षता कौन किए थे, सवाकामी, जो कि हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय जो है पटना में आयोजित हुआ था, यानी पाटलिपुत्रा में। और उस समय कौन थे, अशोक थे। और उसमें मुगलीपुत्तिस किए थे, ये अध्यक्षता किए थे। और चतुर्थ हम लोगों ने देखा अभी कि वसुमित्र और अशोक घोष थे, वसुमित्र अशोक घोष। और इधर कनिष्क थे शासक। इस चारों को हम लोग को ध्यान रखना। यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन पूछा गया था, एक जो है 47 बीपीएससी में पूछा गया था, और दूसरा 67 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, राजगिरी में। अभी हम लोगों ने जस्ट देखा। अगर ये पढ़ के गए, अगर ये चारों हम लोग को याद रहेगा, तो कोई सा भी क्वेश्चन आगे भी हम लोग कर सकते हैं, देखेंगे हम लोग आगे। तो पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, राजगिरी में। किसके शासनकाल में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में। और अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने। तो हम लोग देखा कि राजगिरी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया था 64वीं बीपीएससी 2018 में। वहीं 67वीं बीपीएससी का जो री एग्जाम हुआ था 2022 में, इसमें पूछा गया था कि प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुआ था। यहाँ भी देखिए पूछा गया था प्रथम बौद्ध सभा, यहाँ प्रथम बौद्ध सभा। अगर इसको हम लोग ध्यान से पढ़ के जाते तो ये वाला क्वेश्चन आराम से कर लेते। तो राजगिरी में हुआ था। आप लोग भी इस बात का ध्यान रखेंगे, प्रथम बौद्ध सभा कहाँ आयोजित हुई थी, राजगिरी में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चलिए अगला प्रश्न है, बुद्ध के जन्म की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उससे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों में अंकित है। इनका सुमेल करना, ये आपको इनका सुमेल करना है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग कोशिश करेंगे जो हमें आता है, जिसको हम श्योर हैं कि हमें याद है, उसको ध्यान रखना है। जैसे क्या है कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रथम प्रवचन क्या कहलाता था, जैसे क्या था कि सारनाथ में जो है दिया गया था, ऋषि पत्तनम भी कहते हैं। और इस घटना को जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। निधन को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो ये दोनों कल भी हम लोग पढ़ा था प्रीवियस ईयर, तो इसको कम से कम मिलाते हैं हम लोग। और जो है जैसे प्रथम प्रवचन, ये सारनाथ में हुआ था घटना। तो 3 का 1 हम लोग देखिए, 3 का 1 किस में है, जैसे इस दोनों में है, तो ये तो कट हो गया, अब होगा इसी दोनों में से कोई होगा। उसके बाद क्या है कि निधन कहाँ हुआ था, महापरिवार परिनिर्वाण की घटना कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था कि अगर बिहार से आप हैं तो गोपालगंज होते हुए NH होते हुए आप कुशीनगर जा सकते हैं। तो निधन कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, तो यानी 4 का 4।
तो देखिए इस दोनों में ही है, दोनों ऑप्शन वही है। इसलिए अब अगला हम लोग देखते हैं, जैसे जन्म कहाँ हुआ था। जन्म हम लोग सभी जानते हैं नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। तो ए का क्या है, 3, देखिए ए का 3। इस प्रकार से ये ऑप्शन हो गया। तो ऐसे दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को कोशिश हमें करना है कि जो हम लोग श्योर हैं, जो हम लोगों को पता है, उस प्रश्न को पहले टैकल करना है, उसको ऑप्शन के साथ मिलाना है। उसके बाद क्या है कि ऑटोमेटिक ऑप्शन जो एलिमिनेट हो गया उस पर दिमाग नहीं लगाना। अब जो हो सकता है जिसमें प्रोबेबिलिटी उसी में देखना है। चलिए हम लोग देखते हैं एक बार फिर से कि 563 ईस्वी में क्या हुआ था, बुद्ध का जन्म हुआ था। और कितने, 483 ईस्वी में शायद इनका निधन हुआ। 563 से 483 कल हम लोगों ने पढ़ा भी था, देखते कहीं होगा लिखा हुआ। देखिए यहाँ पर है, बुद्ध का जन्म कहाँ कब हुआ था, 540, सॉरी, बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था, 563 ईस्वी में। और जो है 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये वाला कल भी हम लोगों ने पढ़ा था ये वाला चीज़, और इसी के अंतर्गत देखा भी था किस प्रकार से घटनाक्रम रहा था। और अगर महावीर जैन का आ जाएगा, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 599 में इनका जन्म हुआ था और न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और 563 ईस्वी में, 599 में इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। एक बार दरोगा में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। हम लोग सभी जानते हैं गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में। चलिए अगला प्रश्न है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया किसके द्वारा। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वहीं पे, इसलिए बनाया गया था। 35 वर्ष के, 29 वर्ष की आयु में क्या हुआ था, साधना में बैठे थे। और 35 वर्ष की आयु में क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई कब, वैशाख पूर्णिमा के रात में। और जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे वो कौन सा वृक्ष था, पीपल का वृक्ष। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं पीपल का वृक्ष दिन और रात ऑक्सीजन देता है। और इसका निर्माण कौन किया था, अशोक ने 3री BC में क्या है प्रारंभ किया था, इसका निर्माण किया था। इस बात को भी हम लोग को ध्यान रखना है। और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जो है इसका, बिहार में 2 साइट हैं तो मुझे ध्यान है, एक तो नालंदा विश्वविद्यालय है और दूसरा क्या है, दूसरा आपका महाबोधि मंदिर है। तो यूनेस्को में 2002 में यूनेस्को द्वारा जो है इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। यहाँ भी हम लोग देखे थे गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। और इसे ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। आप लोग को ध्यान होगा ये कहाँ 65वें BPSC में पूछा है 2020 में। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ। कनिष्क में हम लोग देखें कि चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, वसुमित्र अध्यक्षता किए थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। और यहीं पे बौद्ध धर्म जो है कि गंधार कला का विकास हुआ। कनिष्क के काल में मतलब सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया। और बुद्ध के क्या देखते हैं, बड़े बड़े आडम्बर युक्त मूर्तियों का निर्माण भी शुरू हुआ। इसमें बड़े बड़े मूछें, लंबी लंबी मोटी मोटी भुआएं, बड़े बड़े बाल, तो इस प्रकार से उनको प्रदर्शित किया गया था। और यहाँ पे देवता का स्थान मिला और यही आगे चल के महायान शाखा का विकास हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राज्य के युग में प्राप्त हुआ था, कनिष्क के काल में। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है महायान शाखा में बुद्ध को देवता का माना गया और उनकी पूजा की जाने लगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लोग देखते हैं, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ, वैशाली। मुझे एक बार यहाँ जाने का मौका मिला है। विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ पर है, वैशाली में। आपको भी कभी अवसर मिले तो आप लोग जाइए देखिए। मतलब क्या है कि राजा का जो शासन होता था उसका खंडन करके कि गणतंत्र जनता के द्वारा चुने जाने वाले प्रतिनिधि की बात हो रही है यहाँ पे। और वह जो है वैशाली में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। और वैशाली में जो है यहाँ पर क्या था, जैसे वज्जी और मल्ल में क्या था, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें वैशाली का सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था, लिच्छवी वंश सर्वाधिक शक्तिशाली था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है, अंगुत्तर निकाय में। और प्लस भगवती सूत्र भी आपको याद रखना है। अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। और भगवती सूत्र क्या है, जैन ग्रंथ है, इसमें भी जो है इसका वर्णन मिलता है। जैसे इसमें देखा गया है कि जैसे अंग 16 कौन कौन जनपद थे, अंग महाजनपद थे,
उसके बाद मगध थे, काशी थे, कौशल थे, वज्जी थे, मत्स्य मल थे, चेदी थे, वत्स थे, कुरु थे, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कम्बोज, हाटक। ठीक है, तो इसका क्या है आपको ध्यान रखना है, 16 महाजनपद का। चलिए अगला प्रश्न लोग देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के किसके स्थापना की वजह है? तो हम लोग सब जानते हैं कि कुमार गुप्त के द्वारा क्या था, और गुप्त साम्राज्य का एक शासक थे कुमार गुप्त। तो इस बात को आप लोग को ध्यान रखना कि नालंदा क्या एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। ठीक है, और 5वीं सदी में यह अस्तित्व में आया, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे? कुमार गुप्त किए थे। इस बात को ध्यान रखना। और ये चीज़ ध्यान रखना कि इससे ही जो है नालंदा विश्वविद्यालय को जो है विध्वंस करने में जो सबसे बड़ा योगदान था वो बख्तियार खिलजी का था। बख्तियार खिलजी, कहा भी जाता है कई महीनों तक जो है लाइब्रेरी से जो है धुआं निकलता रहा, आग जलती रही। तो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों को ध्यान रखना कि इसका विध्वंस बख्तियार खिलजी ने किया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय क्या था, उसका सहायक सेनापति था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो हम लोग देखें बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अगर यही देखिए बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, उसी के दिन चीनी यात्री वेन संग, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वेन संग भारत आया था, किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन जो है शासक था, इसने अपनी राजधानी कहाँ कर, थानेश्वर से कन्नौज कर ली थी। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? सैनिकों को सुगम प्रदान करने के लिए। मनसबदारी व्यवस्था किसके द्वारा प्रचलन शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा, याद रखना है आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जैसे देखिए ए और आर वाला क्या होता है, अलग प्रकार का होता है। ए मतलब होता है क्या कि पहला कथन सही है, और दूसरा क्या है कि दूसरा आर जो होता है वो कथन क्या है कि उस पर निर्भर करता है। जैसे 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। क्यों हो गया? महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। ठीक है, और दूसरा होता है क्या स्टेटमेंट कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। क्यों? क्योंकि नालंदा 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में थोड़ा सा समझ के वो करना है। जैसे क्या है कि सही इसका व्याख्या कर रहा है, जैसे 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, हाँ ये बात तो सही है। और महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया, ये भी दोनों सही है। लेकिन राजकीय प्रश्रय जो मिलना बंद हो गया, इसी वजह से क्या है महाविहार का पतन हो गया, ये क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो नहीं इसका और भी सारा कारण था कि शासन का जो है ना पतन होने लगा था, राजकीय परिश्रय भी जो है मिलना बंद हो गया था। उसके बाद क्या बौद्ध धर्म का धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पे था। तो ये सब चीज़ भी देखते हैं। और क्या है प्रमुख धार्मिक शिक्षा केंद्र के रूप में क्या है उसका समापन होने लगा था। इससे काफ़ी सारे तथ्य, लेकिन यही केवल उत्तरदायी नहीं है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका बी, ए और दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, वही कह रहा है बंगाल में पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस वर्ष? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, आपको ध्यान रखना है। तो बिंबिसार इसके थे, बिंबिसार जो थे। उसके बाद आया अजात शत्रु, उसके बाद आया उदयन। उदयन द्वारा ही पाटलिपुत्रा की जो है की स्थापना का उल्लेख किया जाता है। और अजात शत्रु, इसी के समय क्या प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है। अजात शत्रु प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजात शत्रु के समय। तो बिंबिसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व क्या थे? महान शासक थे, वास्तविक संस्थापक थे। इसके बाद इसके उत्तराधिकारी आए अजात शत्रु, अजात शत्रु के उत्तराधिकारी उदयन। और इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है, पितृहंता वंश, क्योंकि बिंबिसार के पुत्र थे अजात शत्रु। इन्होंने क्या है अपने पिता की हत्या की और गद्दी बैठे। उसी प्रकार से उदयन ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी बैठा। तो इस प्रकार से कहा जाता है इसको। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ, इसका उत्कर्ष हुआ था, यानी 544 से 692 ईसा पूर्व। मगध की राजधानी कौन थी? तो मगध की राजधानी गिरिविराज थी, इसको राजगिरी भी कहा जाता है। फिर बाद में क्या है पाटलिपुत्रा को कौन बना था? उद्यान बना था। आपको ध्यान रखना है, यहाँ लिखे हैं दोनों ऑप्शन है, लेकिन इस प्रकार से होगा तो गिरिविराज या राजगिरी हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी?
तो अभी हम लोगों ने देखा कि गिरिव्रज या राजगिरी थी, तो ऑप्शन कोई नहीं, ना पाटलिपुत्र, ना वैशाली, ना चंपा, ना कांगेर, तो हो जाएगा ई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? धनानंद जो कि अंतिम शासक था, उसकी हत्या करके कौन? चंद्रगुप्त मौर्य जो है सत्ता में आया, यह शासन की बागडोर इसने संभाली। और यह किनके सहयोग से? चाणक्य के या विष्णुगुप्त या कौटिल्य के, उन्हीं की रचना अर्थशास्त्र। तो इस इतना बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? नंद वंश का जो है अंतिम शासक था धनानंद, और प्रथम शासक था महापदम नंद। तो ये ध्यान रखना, इसी की हत्या करके कौन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य को इस कार्य के लिए सहायता किसने किया था? चाणक्य ने, या विष्णुगुप्त या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। और विष्णुगुप्त द्वारा लिखी हुई रचना कौन सी थी? इंडिका, ये सॉरी अर्थशास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ, कौन सा? विशाख मुद्रा राक्षस द्वारा। विशाख ने कौन सी रचना की थी? मुद्रा राक्षस की। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? तो धनानंद जब इसमें आ रहा था तो धनानंद का समकालीन था, यही प्रश्न पे पूछ भी दिया गया कि कौन सा मगध का राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो धनानंद था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और यूनानी लेखकों में क्या है? धनानंद को क्या कहा? अग्रमीज कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। पाटलिपुत्र में स्थापित चंद्रगुप्त मौर्य किसका बना था? मुख्यतः लकड़ी का बना था। अभी भी इसके अफसोस कुम्हार में देखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे अष्ट प्रधान अष्ट दिग्गज, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अष्ट प्रधान जैसे अष्ट दिग्गज की बात होती है, अष्ट दिग्गज में कौन आते हैं? कृष्णदेव राय दिग्गज। तो द से दिग्गज है, द से देवराय है, आपको ध्यान रखना है। और अष्ट प्रधान की बात आएगी तो शिवाजी, क्लास में हमने पढ़ाया भी था, डिस्कस भी किया था। तो शिवाजी के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर किसकी नियुक्ति की गई थी? अष्ट प्रधान की, जिसमें मुख्य रूप से कौन थे? पेशवा थे, अमर थे, मंत्री थे, सचिव थे, सुमंत थे, सेनापति थे, पंडित थे, न्यायाधीश थे। हम लोगों ने पढ़ा है सुमंत क्या है? विदेशी मंत्रालय देखते हैं। तो इस प्रकार से काफी आठों का विभाग अलग अलग था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा दक्षिण भारत में विजय किया गया था। ठीक है, इस बात को हम लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादातर मुख्य रूप से विस्तार चंद्रगुप्त के समय ही हुआ था। बिंदुसार के समय, अशोक के समय क्या हुआ था? कुणाल के समय विस्तार नहीं हुआ था। उसी शासन को हालांकि थोड़ा बहुत कम भी हो गया था, ये ध्यान रखना। अशोक द्वारा एकमात्र जो है कलिंग विजय ही किया गया था, इस बात को ध्यान रखना है। और उन्हें विरासत में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मिला था, उन्हीं को अपने उन्होंने साम्राज्य विस्तार तक सीमित रखा था। अगला प्रश्न है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो कौन सा था? रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जूनागढ़ अभिलेख क्या है? रुद्र दामन द्वारा रचित है। और इसमें क्या है कि यहीं पे एक प्रांतीय शासक था पुष्यगुप्त, उसने सुदर्शन झील बनवाई थी, ये भी ध्यान रखना है। पुष्यगुप्त द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। और जूनागढ़ अभिलेख का अगर उल्लेख है तो आपको रुद्र दामन ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा, अफगानिस्तान भी था, बिहार भी था, कलिंगा भी था, श्रीलंका नहीं था। ठीक है, ध्यान रखना है। श्रीलंका वैसे भी है, जैसे आप लोग देखते हैं, जैसे इंडिया का अगर मैप बनाते हैं हम लोग, तो इस प्रकार से इसकी भौगोलिक स्थिति इस प्रकार से श्रीलंका में। तो यह क्या था? श्रीलंका जो है उसमें नहीं था। और अपने पुत्र को और पुत्री को जो है अशोक के द्वारा श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा भी गया था। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्रा में आयोजित हुई थी, हम लोगों ने देखा भी है। इसमें मुगलीपुत्र किसने किया था? तृतीय बौद्ध समिति। देखिए अशोक के समय जो है पाटलिपुत्रा में, अशोक के समय जो है पाटलिपुत्रा में आयोजित हुआ मुगलीपुत्र द्वारा। देखिए एक हमने लिखा, इससे जुड़ा हुआ कितना प्रश्न आ गया है। तो ठीक है दोस्तों, अभी क्या है कि हम लोग 100 क्वेश्चन पे आज रुकते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा उससे आगे का लाऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।